1950 में 1949 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 1950 में देश के गृह मंत्री सरदार पटेल ने 7 नवंबर 1950 को उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि चीन की सरकार ने शांतिपूर्ण मंशा के अंधेरे में हमें धोखा देने का प्रयास किया है। हम भाई भाई हैं, हम साथ साथ हैं, और वो तिब्बत पे कब्जा करके हमारे पास आ गया, हमारी सरहद के पास आ गया। हम खुद को चीन का मित्र मानते हैं, पर चीनी हमें अपना दोस्त नहीं मानते। जो हमारे साथ नहीं वे हमारे विरुद्ध हैं, यह कम्युनिस्टों की मानसिकता रही है, जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें यह विचार करना चाहिए कि अब जिस नई स्थिति का हम सामना कर रहे हैं वह तिब्बत के अदृश्य होने का परिणाम है। यानी कि तिब्बत को खा गया चीन, अब आ गया हमारी सरहद के पास, और चीन का विस्तार लगभग हमारे दरवाजे पर पहुंच गया है। ये पटेल की चिट्ठी कह रही है। पूरे इतिहास में हमें कभी अपनी उत्तर पूर्वी सीमा के लिए चिंतित होना पड़ा नहीं। अतः पहली बार भारत की सुरक्षा के लिए 2 मोर्चों पर एक साथ ध्यान देना पड़ रहा है। हमारा रक्षा मानक अब तक पाकिस्तान पर सर्वोच्चता पर आधारित है। सुरक्षा को लेकर के हमारी गणना में अब हमें कम्युनिस्ट चीन को भी शामिल करना होगा, जिसकी निश्चित महत्वाकांक्षा और लक्ष्य हैं और जो किसी भी रूप में हमारे प्रति मित्रवत नहीं दिखाई देता। मेरे विचार में स्थिति ऐसी है कि ना तो हम आत्मसंतुष्ट हो सकते हैं और ना ही ढुलमुल रवैया अपना सकते हैं। ना तो हम आत्मसंतुष्ट हो सकते हैं और ना ढुलमुल रवैया अपना सकते हैं। ये सरदार पटेल कह रहे थे। सरदार पटेल की चिट्ठी की 2 बातें। ये जो चीनी कम्युनिस्ट हैं, इनके लिए एक ही उसूल है, जो साथ नहीं वो दोस्त नहीं। और दूसरा कि ना तो हम निश्चिंत हो सकते हैं इनके साथ और ना ढुलमुल रवैया अपना सकते हैं। 75 साल पहले पटेल ने कहा था, और वे आज भी कितने फिट हैं आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए मैं आपको लेके चलना चाहता हूं उस इलाके में जिस इलाके में हिंदुस्तान और चीन के बीच में रजामंदी हुई है। ये रजामंदी क्या कहती है और किस इलाके में है, उसके बाद पूरे चीन के साथ जो हमारी सरहद लगती है उधर हम चलेंगे और फिर हम जानेंगे कि चीन के साथ अभी जो हमारा समझौता हुआ है और दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी स्थितियों को आ गई हैं, टकराव वहां खत्म हो गया है, इतने भर से हिंदुस्तान को निश्चिंत नहीं होना चाहिए। इतिहास चीन का जानना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो जो पूरा लद्दाख का इलाका है, उस लद्दाख के इलाके में कहां-कहां ये दौलत बेग ओल्डी है, ये सियाचिन ग्लेशियर जो हमारा है उसके पास है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा आप एरोड्रम कहिए, जहां हम प्लेन हमारा लैंड करता है। गलवान, हॉट स्प्रिंग, डेमचोक और पेंगोंग लेक आप देख रहे हैं। तो ये जो हॉट स्प्रिंग है, गलवान और पेंगोंग लेक, ये दोनों देशों के बीच में जो बातचीत होती रही 2020 के बाद से, उन बातचीत के जरिए यहाँ से फोर्सेस अलग अलग हो गई थी, गलवान से भी और पेंगोंग लेक से भी और हॉट स्प्रिंग से भी। तो यह जो पूरा बेल्ट है, यहाँ से दोनों फौजें अलग हो गई थी। अब बच गया था आपका डेमचोक और देपसांग, और इन दोनों जगहों से स्थितियां अब बराबर हो गई हैं। तो एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ है उससे रिश्तों पर असर पड़ेगा, यह माना जाता है। तो जैसे देपसांग का मतलब क्या होता है? खुला मैदान, ऊंचा मैदान। और देपसांग जो है आप देखेंगे तो ये दौलत बेग ओल्डी के खिलाफ है, पास है। दौलत बेग ओल्डी से यहां से काराकोरम हाईवे निकलता है। काराकोरम हाईवे क्या है? चीन और पीओके
इन दोनों के बीच जो रास्ता जाता है, जोड़ता है सीपीईसी के पास, ये काराकोरम है। तो पाकिस्तान की तरफ जो एक्टिविटीज़ पीओके की तरफ चलती हैं वो आप दौलत बेग गोल्डी सियाचिन ग्लेशियर के आसपास से देख सकते हैं। और चूंकि देपसांग यहाँ है, ये खुला मैदान है, ऊंचा मैदान है, खुला मैदान है, तो यहाँ आपके फौजी इंतजामात बहुत मजबूत किए जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं। इसलिए भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लोकेशन है। तो देपसांग और डेमचोक, इन दोनों जगहों से फोर्सेस हट गई हैं। लेकिन हटने भर से क्या भारत को निश्चिंत हो जाना चाहिए? हमारा मसला ये है। इसलिए जानना जरूरी है कि हम क्या निश्चिंत हों। इसलिए आपको ये देखना है कि जो पूरा सरहद है चीन और हिंदुस्तान की, वो कितनी लंबी है और कहां कहां लगती है। ये लद्दाख के बेल्ट है आपको, जो भारत का पूर्वोत्तर इलाका है, और चीन का ये पश्चिमी हिस्सा है। तो चीन का जो वेस्टर्न पार्ट है वो हिंदुस्तान के इस उत्तरी हिस्से से लगता हुआ है ना। लद्दाख में चीजें बदल गई हैं, हालात अप्रैल 2020 के हो गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इतने वर्ष से चीन को लेकर के हम निश्चिंत हो सकते हैं? ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, कतई नहीं। और यही आज हमको समझना है। अब पहले हम देखते हैं कि चीन से हमारी सीमा जो लगती है वो कितनी दूर तक की लगती है और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, और उन राज्यों में क्या क्या है ये आप देखेंगे। इसको मैंने वेस्टर्न सेक्टर, चीन का ये पश्चिमी हिस्सा है। तो चीन के पश्चिमी हिस्से से जो हमारी सरहद लगती है वो आप देखिए 1597 किलोमीटर, ये वेस्टर्न सेक्टर है, यानी कि लद्दाख से लेकर के आप हिमाचल तक आते हैं वो पूरा का पूरा। मिडिल सेक्टर में आप देखते हैं हिमाचल सिक्किम आता है, और ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश, डोकलाम से लेकर के आगे अरुणाचल तक का हिस्सा आप देखेंगे तो वो आता है। तो 1346 किलोमीटर ईस्टर्न सेक्टर, 445 किलोमीटर मिडिल सेक्टर, और वेस्टर्न सेक्टर या वेस्टर्न पार्ट कहिए आप 1597, यानी कि कुल मिलाकर 3488 किलोमीटर यह पूरा सीमा या सरहद बनती है। अब 3488 किलोमीटर सरहद जितनी है उसमें कई राज्य आते हैं, जैसे जम्मू का, अब तो लेह लद्दाख है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल। तो इस तरीके से यह पूरा का पूरा इलाका। अब इसमें दो जगहों पर आप यहां देखेंगे तो ये भूटान से लगने वाला हिस्सा है और वहां अरुणाचल है, और इन दोनों जगहों पर चीन बार बार टकराव मोलता है। अब जो स्थितियां हैं इस सेक्टर में चीन के साथ वो कैसी हैं मैं आपको बताऊं, उससे पहले अपने दो मेहमानों को मैं जोड़ना चाहता हूं। योगेश गुप्ता जी हैं, आप पूर्व राजनयिक हैं, और मेजर जनरल अनुज माथुर हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मैं जनरल माथुर, सवाल मेरा पहला आपसे होना चाहिए, यह जो हमारी बातचीत हुई और हमने लेह लद्दाख के इलाके में अपनी फोर्सेस को 2020 अप्रैल की स्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया, चीन ने भी कर दिया, अगले कुछ दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी, जहां आना है फोर्सेस को आ जाना चाहिए। क्या इतने भर से ही चीन के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हो गए, या चीन हमारे लिए अब भरोसेमंद मुल्क, पड़ोसी मुल्क है, यह मान लेना काफी होगा? राणा यशवंत जी, जिस प्रकार से आपने बहुत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पूरी तरह से यहाँ समझाया है वो काबिले तारीफ, मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया है। अब मैं सिर्फ दो तीन बातें इसमें जोड़ना चाहूंगा। हमने बात करी है तिब्बत का एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत, लेकिन तिब्बत तक वो रुका नहीं है चाइना, और उसके पश्चात चीन ने अक्साई चीन लिया है, उन्होंने ईस्टर्न लद्दाख के काफी सारे रीजन्स लिए हैं। 1962 में वो अरुणाचल प्रदेश में पाची घाट तक आ गए थे, फिर वहां से वो वापस गए हैं, और उनको शक्सकाम वैली, जो कि आपके नक्शे में बाईं तरफ एक छोटा लाल रंग का और स्ट्रिप दिखाई दे रही थी, वो शक्सकाम वैली इलीगल तरीके से पाकिस्तान हैज सीडेड टू चाइना। पहली बात ये बात समझने की है कि चीन ने तिब्बत के अलावा लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी उस पर कब्जा किया हुआ है पिछले 75-77 सालों से। पहली बात।
दूसरी बात, जब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनी, तब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लगभग हर जगह वेल डिफाइंड। कुछ स्थान लगभग 30 से 34 जगह ऐसी हैं लगभग, जहां पर वो लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल क्लियर नहीं है। आमतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल जो जो आपका वाटरशेड है उसको फॉलो करती है, लेकिन उन जगहों पर ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्लियर नहीं होने की वजह से क्या था कि वहां पर एरियाज ऑफ डिफरिंग परसेप्शन, एडीपी कहलाते हैं, एरियाज ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है। जैसे कि टेपसांग, गोगरा हॉट स्प्रिंग, गलवान, ये कई सारे ऐसे एरियाज हैं तो जहां पर हमारा एक क्लेम लाइन है उत्तर में कि हमारा यहां तक इलाका है। उदाहरण के लिए फिंगर 8 हम कहते हैं, हम फिंगर 8 तक हमारा है, वो कहते हैं फिंगर 3 तक हमारा है। तो ये जो 3 और 8 के बीच का इलाका है, ये 1993 में उसके पहले भी और 1993 में फाइनली इसको बॉर्डर पीस और ट्रैंक्विलिटी के हिसाब से इसको माना गया था कि एरियाज ऑफ डिफरिंग परसेप्शन में हम लोग दोनों पेट्रोलिंग करते रहेंगे, लेकिन इवेंचुअली जब भी हम अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे, इन एरियाज ऑफ डिफरिंग परसेप्शन को भी रिजॉल्व कर लिया जाएगा। तो ये जो तमाम परेशानी हो रही है, ये परेशानी इस वजह से हो रही है कि चीन ने उन एरियाज ऑफ डिफरिंग परसेप्शन को कहीं ना कहीं वहां पर उन पर अपना अपना स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी है। राणा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता जी। हूं कि ये जो नैरेटिव बन रहा था पिछले कुछ टाइम से कि चीन ने हमारी जमीन ले ली है, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। कोई जमीन चीन ने नहीं ली है। जितनी भी एक्टिविटी करी है वो उन्होंने अपने इलाके में करी है, लेकिन ये एक्टिविटी उस एग्रीमेंट की बेसिस प्रिंसिपल के खिलाफ है। हम उसमें यूं कहा था कि वहां पर कोई बिल्डअप नहीं करेंगे, वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि वो ये है कि आप देखेंगे जब आप इसका एनालिसिस करते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, जी। मैं अरुणाचल का आपको उदाहरण देके बताता हूं, फिर यहां का भी बताऊंगा कि अरुणाचल प्रदेश में जो वेस्टर्न ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर चीन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी मैं सर रोड। दिखाऊंगा उसको, क्योंकि मेरी तैयारी है आज, तो मैं हाँ, तो डोकलाम में आप भी बहुत अच्छी बात है, और तो तवांग में उनका भी। इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक आ रहा है, जबकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कई जगह पर 400 किलोमीटर दूर है। जी। हमारी योगेश रोड गुप्ता जी, एक लाइन ऑफ सवाल मेरा एक्चुअल आपसे कंट्रोल है। से 400 किलोमीटर जनरल से साहब कम। एक मिनट। योगेश गुप्ता जी, मैंने चूंकि आज इत्तेफाकन पटेल साहब की चिट्ठी से गुजर रहा था, तो वो चिट्ठी कहती है पंडित नेहरू को लिखी हुई कि चूंकि तिब्बत के ऊपर चीन का कब्जा हो गया है, तो चीन के पास यह मान के चलिए कि जो कम्युनिस्ट सरकार है, इसमें अगर आप साथ नहीं हैं तो आप दोस्त नहीं है, पहला ये। दूसरा कि चूंकि अब ये हमारे सरहद पर आके खड़ा हो गए हैं, तो ना तो हम इनको लेकर संतुष्ट हो सकते हैं, ना ढुलमुल रवैया अपना सकते हैं। और यह आज से 75 साल पहले की चिट्ठी आज भी मुझे बहुत ही मुफीद लगी। मैंने कहा कि कोट करना चाहिए। लेकिन चीन को लेकर के जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे हैं, चीन बार बार अगर सरहद पर हमसे टकराव मोल लेता है, वो कई तरह की पैंतरेबाजियाँ करता है, बॉर्डर के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ाता रहता है। चीन डिप्लोमेटिकली हिंदुस्तान को कैसे देखता है, और आज की तारीख में जो स्थितियां हैं उनको आप कैसे आंकते हैं? देखिए यशवंत जी, चीन तो जो है वो शुरू से ही जो है, जो कम्युनिस्ट चाइना है, वो 1949 ऑनवर्ड से जो है उसने इंडिया को हमेशा, उसका परसेप्शन इंडिया के बारे में जो है एक दुश्मन का, एडवर्सरी का रहा है। अब ये अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उनकी सोच अलग थी। उनकी सोच थी कि भाई चीन के साथ दोस्ती करके जो है इंडिया चाइना मिल के जो है वो एशिया के बारे में सोच सकते हैं, एशिया के डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं, शांति के बारे में सोच सकते हैं। तो पंडित जी की सोच जो है बिल्कुल जो ग्राउंड रियलिटीज है उससे अलग थी। तो चाइना ने हमेशा हमें एडवर्सरी पहले भी समझा है और आज भी समझता है। फर्क सिर्फ ये है कि डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम में जो है चाइना ने हमारे साथ टैक्टिकल जो है, जिसे कहते हैं एग्रीमेंट्स करके जो है वो बॉर्डर पे शांति कायम कर ली। खास तौर से जैसे कि 1990s में जब वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीरियड से गुजर रहा था, या फिर अब जबकि उसका जो अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा तनाव है और यूरोप भी जो है अमेरिका के साथ मिल गया है, चाइना थोड़ा अलग सा पड़ गया है, साउथ चाइना सी और ताइवान के ऊपर जो है उसकी काफी टेंशन है अमेरिका के साथ, चाइना की इकोनॉमी भी अच्छी नहीं चल रही है।
तो मतलब टेक्निकल रीजंस की वजह से चाइना जो है वो हमेशा थोड़ा बहुत उसने कंसेशंस किए, टेक्निकल एग्रीमेंट्स किए हैं। जी। लेकिन इससे हमें ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि चीन की जो फंडामेंटल पोजीशन है या जो उसका फंडामेंटल उसमें कोई डिसएग्रीमेंट बदलाव है हमारे आएगा। साथ, या उसकी उसके बारे में कुछ बदलाव आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि जो हमारे दोनों मेहमान हैं वो जो कह रहे हैं कि चीन के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं हिंदुस्तान को लेकर के, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि ये एक नया फेज़ है। माओ के आने के बाद से 1949 में कम्युनिस्ट शासन चीन में आता है और वो शासन की एक नीति तय होती है जिसके फाउंडर हैं, जिसके पितामह आप माओ को मानते हैं, माओ त्से-तुंग। हिंदुस्तान में अलग किताबों में लोग पढ़ाते हैं। तो माओ ने जो पॉलिसी अख्तियार की, उसी पॉलिसी पर वहाँ की सरकारें चलती रही हैं और माओ ही वहाँ के लिए बाइबल हैं और माओ ही वहाँ के खुदा हैं। तो इसलिए अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये चीन की पॉलिसी माओ की क्या रही। माओ जब चीन में आए तो उन्होंने कहा कि दरअसल तुमको करना है कि एक हथेली और उसकी जो 5 उंगलियां हैं इनको अपने पास लो, इसको कब्जे में लो। तो हथेली क्या है? हथेली जो है वो तिब्बत है और तिब्बत पर कब्जे के बाद से जो 5 उंगलियां हैं उसमें लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, तिब्बत, भूटान और अरुणाचल। तो अगर भूटान और नेपाल को आप हटा दें, क्योंकि ये तो पड़ोसी देश हैं हमारे, तो अरुणाचल, सिक्किम और लद्दाख, यह 3 भारत के ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों पर चीन की नज़र रहती है। तो ये जो 5 उंगलियां और एक हथेली, यह जो माओ ने कहा, उस नीति पर आज भी चीन चलता है। और शी जिनपिंग को लगता है कि वो इतिहास में माओ के बराबर या माओ के कद से आगे निकल जाएं और चीन के इतिहास में जब भी कम्युनिस्ट शासन का जिक्र हो और सबसे बड़े कम्युनिस्ट नेता का हवाला दिया जाए तो शी जिनपिंग को का दिया जाए। इसलिए शी जिनपिंग ने वहाँ के संविधान में बदलाव किए और राष्ट्रपति जो 2 दफ़ा चुने जाते थे, शी जिनपिंग ने उस नियम को ही ख़त्म कर दिया और वो लगातार चुने जाते रहे हैं। अब यह जो स्थिति है, तो आपने लद्दाख देख लिया कि वहाँ स्थितियाँ ठीक हो गई हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिक्किम के पास जो डोकलाम है, जहाँ भूटान है, तो तिब्बत, भूटान और सिक्किम, यह तीनों जो जहाँ मिलते हैं, उस जगह पर डोकलाम में चीन अपना लगातार सेटलमेंट बढ़ाता है उस तरफ अपने हिस्से में, और भूटान के इलाके में वो लगातार अपना कब्जा बढ़ाता चला जा रहा है। तो भूटान में लगभग 22 ऐसी बस्तियां उसने बताई हैं जो भूटान के हिस्से में आती हैं और भारत उसका बार बार विरोध करता है। इसलिए मैं आपको वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाना चाहता हूं, जिन सैटेलाइट इमेजेस के जरिए आपको ये पता चलता है या इस बात का सबूत मिलता है कि चीन ने कैसे डोकलाम के पास अपने इलाके में नहीं बल्कि भूटान के इलाके में आकर के और कंस्ट्रक्शन किया है, वहाँ उसने बस्तियाँ बसाई हैं और फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाया है। और यह जब भी चीन हिंदुस्तान के सरहद के पास, क्योंकि यह चिकन नेक है, जो हिंदुस्तान का सिलीगुड़ी का इलाका है उससे आगे रास्ता जाता है, यहीं डोकलाम है, सिक्किम है, यहीं डोकलाम है और यहीं चीन है, तिब्बत है। तो इसलिए यह पूरा का पूरा इलाका जो हिंदुस्तान के लिए बहुत ही सेंसिटिव है। और ये सैटेलाइट इमेजेस जो आप देख रहे हैं ये उसी इलाके की हैं, ये डोकलाम के आसपास चीनी बस्तियों की हैं और 2022 में आई, 23 में आई, 24 में आई और वो बस्तियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और यह इमेज जो दायरा है उसका वो बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए हिंदुस्तान को इसको लेकर के चिंता रहती है। ऐसे ही अरुणाचल में भी है। तो अरुणाचल के तवांग के इलाके में चीन चाहता है कि वहाँ उसकी गश्त बढ़े, उसको भी पेट्रोलिंग के लिए हिंदुस्तान इजाज़त दे। इसलिए आपने देखा होगा तवांग में 2022 में दोनों फौजों के बीच में टकराव हुआ, हिंदुस्तान के फौजियों ने चीन के फौजियों को मार करके भगाया और जश्न मनाते हुए हिंदुस्तान के फौजियों का वीडियो और दूर भाग करके और पीछे ताकते हुए चीन के सैनिकों का वीडियो आपने देखा होगा। वो ज़बरदस्त वीडियो था जो हिंदुस्तान के जवानों के जोश, उत्साह और उनकी जाबाजी की गवाही दे रहा था। इसलिए एक और आपको ग्राफिक्स में दिखाना चाहता हूँ, एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास चलना चाहता हूँ। चीन जो है, ये क्यों बार बार सवाल हम उठा रहे हैं, क्यों संदेह करते हैं? ये ऐसा मुल्क है जो सिर्फ ज़मीन चुराता है। इसके पास अपनी जो ज़मीन है, आप आज की तारीख में लगभग 96 लाख वर्ग किलोमीटर का देश है
और 96 लाख वर्ग किलोमीटर में 41% कब्जाई हुई जमीनें हैं। 1949 के बाद से जो कम्युनिस्ट शासन आया माओ के बाद, तो माओ से लेकर के आज तक इस देश ने सिर्फ जमीनें कब्जाई हैं। ये कभी टर्की हुआ करता, पूर्वी तुर्किस्तान कहते थे, आज की तारीख में शिनजियांग प्रोविंस है। शिनजियांग किसका? जो हमारे लद्दाख से लगता है, शिनजियांग प्रोविंस। वो शिनजियांग प्रोविंस जहाँ से रास्ता सीधा जाता है पीओके से होते हुए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक बलूचिस्तान में, और उसको आप सीपीईसी कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो कब्जाया हुआ है। मंगोलिया का दक्षिणी हिस्सा जो है वो कब्जाया हुआ है। तिब्बत पूरा का पूरा कब्जाया हुआ है। तो यह जितना अक्साई चीन हिंदुस्तान का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, और पाकिस्तान ने 1962-63 में 5,000 स्क्वायर किलोमीटर और दिए, तो 38 और 5 43,000 किलोमीटर का एक बड़ा इलाका जिसको अक्साई चीन कहते हैं, वो हिंदुस्तान का है, जो चीन के पास है। और इसने 2062 की लड़ाई के बाद से वो पूरी तरीके से अपने पास रखा हुआ है। और ये हांगकांग और ताइवान, यह दोनों देश हैं। आप बार बार देखते हैं कि ताइवान के आसपास जो है ना, उसके जहाज़ चक्कर लगाते रहते हैं, उसके फाइटर जेट्स उसके एयर स्पेस में दाखिल होते रहते हैं, और ताइवान को बार बार धमकी चीन देता रहता है क्योंकि ताइवान उसका हिस्सा है। ये सब ग्रेटर चाइना है, और उसी में कहता है कि हथेली को भी अपने हाथ में लो, तो तिब्बत पर कब्जा हो गया है। नेपाल, भूटान, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल, ये जो हैं यह भी चाइना का हिस्सा हैं, ये दावा करता है। और जब कोई देश इस मंशा के साथ अपनी सरकार चलाता है, नीतियाँ बनाता है, तो उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए पटेल की जो चिट्ठी है आज भी मुझे दुरुस्त लगी, इसीलिए उस चिट्ठी को मैंने कोट किया। मैं अपने मेहमानों से कमेंट लेना चाहता हूं। जनरल साहब, हमारा डिप्लॉयमेंट, हमारी फौजी ताकत और बंदोबस्त ही चीन को रोक सकता है। कमोवेश मैं इस निर्णय पर रहता हूं कि कमज़ोर होंगे वो चबा जाएगा। जब तक आप मजबूत हैं, उसकी आंखों में आंखें डाल करके उसको बराबर का जवाब देने की हालत में हैं, तब तक चीन जो है अपने पैर पीछे खींचे रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल यशवंत जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए 2017 में हमने पहली बार उनको डोकलाम में ये बात बता दी थी कि भारत जो है वो पुराना भारत नहीं है। सर गलवान भी, स्लाइसिंग है, गलवान में भी, गलवान में तो बताया सब पहला जो इनिशियल फर्स्ट टाइम आफ्टर 1967 बता रहा हूं मैं, 7 की बात बाद में बताऊं, वो डोकलाम में 2017 में हुआ, फिर 2020 में हुआ, फिर गलवान में हुआ, फिर अरुणाचल प्रदेश में हुआ, और अब ये जो निर्णय चीन ले रहा है आज की तारीख में डिसएंगेजमेंट का और फर्दर डीएस्केलेशन का, उसकी वजह ये है भारत ने अपनी ताकत टैक्टिकल लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे और नेशनल लेवल पे दिखाई है चीन। योगेश गुप्ता जी, वही वजह है। देखिए यशवंत जी, चीन की ये सलामी स्लाइसिंग वाली टैक्टिक्स उन्होंने अपने विस्तारवाद में हमेशा से लागू करी है। आप देखेंगे वो 2 किलोमीटर आगे आते हैं, फिर 1 किलोमीटर बातों के बाद पीछे चले जाते हैं, 1 किलोमीटर खा जाते हैं। बिल्कुल सही सर, का रहा है। बस समय की थोड़ी तंगी है, इसलिए मैं योगेश गुप्ता जी, मैं आपकी राय लेना चाहता हूं। हिंदुस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो चीन के साथ, मुझे लगता है कि बहुत कोशिश की, 1990 नरसिम्हा राव ने भी की, राजीव गांधी ने भी की, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी की। खुद मोदी 21 बार मिल चुके हैं। तो लाजमी है चीन के साथ हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो कैसे होने चाहिए, या उनमें कुछ बदलाव आप चाहते हैं कि हो? देखिए यशवंत जी, एक मोटी बात तो पहले ये समझने की जरूरत है कि बैलेंस ऑफ पावर जहां पे भी बिगड़ेगा, यानी एक साइड बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और दूसरी साइड बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी, तो वहां रिश्तों में जो है वो टेंशन आ जाएंगे जी, जैसे चीन के साथ हो रही है। लेकिन चीन के अलावा अगर आप देखें तो जो हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ है वो भी जितने अच्छे हम चाह रहे थे, जो हमने सोचा था, वैसे नहीं हुआ। क्योंकि वहां पे भी उनको यही लगता है अमेरिका को कि वो कहाँ है और हम कहाँ है। तो चीन के साथ भी मसला वही है कि जो पावर मैट्रिक्स है उसमें चीन हमसे बहुत आगे है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो है अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएं, हम अपनी मिलिट्री खुद को मजबूत करें। हिंदुस्तान अगर एक आर्थिक ताकत बनता है दुनिया का तो हिंदुस्तान की बेहतरी है, सामरिक ताकत बनता है तो हिंदुस्तान की बेहतरी है, और साइंस टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान लगातार आगे जाता है तो हिंदुस्तान की बेहतरी है। हिंदुस्तान अगर ताकतवर मुल्क है तभी दुनिया के ताकतवर मुल्क उसको इज्जत देंगे
और डर के भी रहेंगे। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। समय की पाबंदी थोड़ी है सर, इसलिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। अरसद में आज इतना ही। मेरी आपकी